हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस स्पेशल क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है। आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, जो टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं वो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर ही आते हैं और कुछ क्वेश्चन तो हूबहू पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर से ही उठा लिए जाते हैं नए पेपर में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करके जाना है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड सेगमेंट में। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ अंत तक आप लोग बने रहिएगा। यदि आपको आंसर पता होगा तो हर एक प्रश्न का यहाँ पर आंसर भी देते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न देखें सभी लोग यहाँ पर भाई। पहला क्वेश्चन कहता है, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और बिल्कुल बेसिक सा सवाल है साथियों, और ये प्रश्न जो है आपका बिहार बीएड में पूछा जा चुका है। सभी दोस्त आंसर करें। चलिएगा, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जो भी साथी जा रहे हैं 1 to 5 ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता होगा, भारत में जो है शिक्षा प्रणाली के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के स्तर को जो है प्राथमिक स्तर कहा जाता है, प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें सभी लोग। सवाल नंबर दूसरा कहता है, ध्यान से देखिएगा, विद्यार्थियों को कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ... की तरफ बढ़ना है। कठिन से सरल, ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, और आपका दिया है अमूर्त से मूर्त। ठीक है, तो यहां पर आप लोग आंसर बताएं। खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा? संप्रत्यय का इंग्लिश साथियों क्या होता है? कॉन्सेप्ट। क्या भाई? कॉन्सेप्ट, यानी किसी सिद्धांत को यदि आपको पढ़ाना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहां पर आप लोग बता सकते हैं। विद्यार्थियों को कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका जो है किसकी तरफ बढ़ना है? तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ज्ञात से अज्ञात की तरफ, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, शिक्षण का सूत्र कहता है कि बच्चे को पहले वह बताएं जो वह जानता है, उसे क्या बोलते हैं? ज्ञात बोलते हैं। ठीक है, फिर उसे साथियों नई जानकारी दें जिसे अज्ञात कहा जाता है। यानी सीधे भाषा में आप समझिए, शिक्षण का सूत्र कहता है कि बच्चे को पहले वह बताएं जो वह जानता है और फिर उसे नई जानकारी दें। ठीक है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी ज्ञात का मतलब क्या हो गया? जो वह पहले से जानता है। अज्ञात का मतलब क्या हो गया? उसे नई जानकारी देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की है? 2, 4, 6 और आपका दिया है 5। बताएं सवाल नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे, बताइए। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आमतौर पर जो है 4 वर्ष की मानी जाती है। यानी आप जानते हैं कक्षा 9 से 12वीं तक। क्या भाई? कक्षा 9 से 12वीं तक। तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा है आपसे? भारत में जो है माध्यमिक शिक्षा की अवधि क्या होती है भाई? तो 4 वर्ष की होती है। ऑप्शन 2 जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण है शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, कोर्स का पूर्ण न हो पाना, विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। सवाल नंबर 4 का आप यहां पर आंसर बता सकते हैं सभी प्यारे साथी। चलिएगा, विद्यालयों में जो है विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण है। तो जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन 4 ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई। दोस्तों, यदि विद्यार्थी जो है खाली बैठेंगे तो
तो वे जो है शरारत करेंगे। उन्हें सार्थक क्रियाओं में व्यस्त रखना ही अनुशासन बनाए रखने का श्रेष्ठ तरीका है। इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हो कि विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना, ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग फोर्थ ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विषय की विषय वस्तु में दक्षता, शिक्षण कौशलों में दक्षता, विद्यार्थियों से परिचय, अच्छा स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे। चलिएगा, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। जो भी दोस्त जा रहे हैं विषय की विषय वस्तु में दक्षता, ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? विषय की विषय वस्तु में दक्षता। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 देखेंगे। एक सेमेस्टर जो है कितने महीने की अवधि का होता है? 4, 3, 6 और आपका दिया है 5। फटाफट आप लोग आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का, बताइएगा। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करें। एक सेमेस्टर जो है कितने महीने की अवधि का होता है? चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों शिक्षा प्रणाली में जो है सेमेस्टर शब्द का अर्थ होता है छमाही, यानी 6 महीने की अवधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन नहीं है? सीखने वाले को अभिप्रेरित करना, रुचि का सृजन करना, बलपूर्वक नियंत्रण, क्रियाओं का नियोजन। दोस्तों यहाँ पर आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। ये सारे प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। बताइए, सवाल नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। तो जो भी साथी जा रहे हैं बलपूर्वक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, डराना या बलपूर्वक नियंत्रण करना कभी भी सीखने के सकारात्मक माहौल का हिस्सा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सवाल क्या पूछा है कि सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन सा नहीं है? बलपूर्वक नियंत्रण, यानी बलपूर्वक नियंत्रण जो है आप किसी भी विद्यार्थी पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी आप कह सकते हो डराना या बलपूर्वक नियंत्रण करना कभी भी सीखने यानी लर्निंग के सकारात्मक माहौल का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, विद्यालय में एनसीसी जो है किसके अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं यहां पर भाई ऑप्शन नंबर 2 पर, पाठ्य सहगामी क्रिया पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एनसीसी जो है पढ़ाई के साथ साथ की जाने वाली गतिविधि है, इसलिए जो है इसे पाठ्य सहगामी यानी को कैरिकुलम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इनमें से कौन जो है साहित्यिक क्रिया नहीं है? बताएं। निबंध लेखन, एनएसएस, वाद विवाद, क्विज। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। इसमें आपको बताना है कौन सा जो है साहित्यिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। बताइए, सवाल नंबर 9 का आंसर बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या है भाई? तो दोस्तों आप देखेंगे निबंध लेखन, वाद विवाद और क्विज, ये आपका साहित्यिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन जो आपका एनएसएस है ये आपका साहित्यिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपका बिहार बीएड में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनएसएस जो है एक समाज सेवा, एक सोशल सर्विस की क्रिया होती है, जबकि निबंध, वाद विवाद और क्विज साहित्य से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करें तो उन्हें जो है ... दंडित करना चाहिए, मारना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए, क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में पूछा जा चुका है। ये आपका यूपी बीएड में भी आ चुका है और बिहार बीएड में भी आ चुका है। बताइए भाई, देखिएगा बिहार बीएड में भी टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं, यूपी में भी आते हैं सेकेंड पेपर में। बताइए,
सवाल नंबर 10 का राइट आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, शोर का मतलब है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, उसे किसी रचनात्मक कार्य में लगा देने से अनुशासन अपने आप जो है बन जाएगा। ठीक है, यानी यदि कक्षा में जो है विद्यार्थी शोरगुल कर रहे हैं, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए भाई, उनको जो है किसी क्रिया में संलग्न कर देना चाहिए। यही आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीका होगा। दंड तो बिल्कुल नहीं देना है, मारना भी नहीं है, बाहर भी नहीं भेजना है, ये सब दंड हो जाएंगे आपके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें किसी क्रियाओं में संलग्न कर देना चाहिए। अगला सवाल, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, बताएं। सवाल नंबर 11 का आंसर बताएं। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। वित्त की कमी, अच्छी आधारित संरचना की कमी, अच्छे अध्यापकों की कमी, विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। एक विद्यालय हेतु जो है सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। चलिएगा, सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर देंगे। बहुत मेहनत के साथ इन सारे क्वेश्चंस को कंसाइज किया गया है, पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को आप सभी के डिमांड पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। तो भाई सही आंसर क्या हो जाएगा, अच्छे अध्यापकों की कमी। ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं एक स्कूल जो है ईंटों से नहीं शिक्षकों से बनता है। क्या भाई, एक स्कूल का निर्माण जो होता है भाई ईंटों से नहीं शिक्षकों से बनता है। अच्छे अध्यापकों की कमी जो है शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, अच्छे अध्यापकों की कमी। ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है साथियों, सीखना। ठीक है, अधिगम यानी सीखने हेतु विद्यार्थियों में क्या होना आवश्यक है, अच्छी याददाश्त होना चाहिए, अच्छी संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए, सीखने हेतु कठिन श्रम होना चाहिए, सीखने हेतु जिज्ञासा होनी चाहिए। बताइए इसमें से सबसे पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग छाप दो आंसर। चलिएगा, सवाल नंबर 12 का उत्तर बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सीखने हेतु जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अधिगम यानी सीखने हेतु साथियों विद्यार्थियों में क्या होना आवश्यक है, सीखने हेतु जिज्ञासा होनी चाहिए। यानी आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए जब तक बच्चे के मन में जो है जिज्ञासा यानी कुछ जानने की इच्छा नहीं होगी वह कभी प्रभावी ढंग से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, यानी खुद के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। आप किसी के ऊपर कुछ चीज़ें थोप नहीं सकते हो। ठीक है, एक बच्चा प्रभावी ढंग से तभी सीख सकता है जब उसके अंदर जो है साथियों जिज्ञासा हो, कुछ जानने की इच्छा हो। ठीक है, इसलिए जो 4th ऑप्शन पर जो भी दोस्त जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। बताइएगा कौन सा एक जो है अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। सभी विषयों का शिक्षण, ये तो भाई अच्छा गुण है। और वाद विवाद एवं निबंध लेखन का आयोजन, ये भी भाई बिल्कुल परफेक्ट गुण है, अच्छा गुण है, ये होना चाहिए। ठीक है, और दिया है खेलों का आयोजन नहीं करना, ये तो भाई यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जो है आपसे सवाल पूछा है कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, तो भाई खेलों का आयोजन नहीं करना ये जो है अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता है एक अच्छे विद्यालय में जो है खेल कूद अनिवार्य होना चाहिए, खेलों का आयोजन न करना एक नकारात्मक गुण के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पर जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन जो है विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। बताइए, खेल का मैदान, भवन, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरियन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइब्रेरियन। ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,
तो भाई निम्नलिखित में से कौन जो है विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? तो खेल का मैदान हो गया, भवन हो गया, प्रयोगशालाएं हो गई और आपका लाइब्रेरियन हो गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भौतिक संरचना का मतलब निर्जीव वस्तुएं, यानी लाइब्रेरियन जो है एक मानवीय संसाधन है, भौतिक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। साथियों अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिएगा, मैं अगर आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो है एक स्कूल देखने गए। ठीक है, तो आपने देखा कि बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मैदान, लैब, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सभी जो है भौतिक संरचनाएं हैं। क्या ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं? तो ये सारी चीज़ें जो है आपका क्या है, भौतिक संरचना। जैसे खेल का मैदान हो गया, भवन हो गया, प्रयोगशालाएं हो गई, ये सभी क्या है, ये सब भौतिक संरचना है। लेकिन जब आप एक लाइब्रेरियन से मिलते हो तो लाइब्रेरियन क्या है साथियों, ये क्या कोई एक संरचना है, क्या कोई ढांचा है? आप कहोगे नहीं, ये क्या भाई एक इंसान होता है। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो ये आपका भौतिक संरचना के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला सवाल देखें, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर यहां पर करें आप लोग। सभी प्यारे दोस्त आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं यहां पर खुली शिक्षा संस्था, ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी ओपन एजुकेशन या खुली शिक्षा। ठीक है, इसमें आपका 4th ऑप्शन वो है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें उम्र का साथियों कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है? शिक्षा नीति विफलता, गरीबी, विद्यालयों की कमी, अच्छे अध्यापकों की कमी। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त उत्तर कर सकते हो। चलिए, तो जो लोग चैनल पर नए हैं भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको निश्चित रूप से 100% श्योर यहाँ पर मिलेगी आपको। देखिएगा, जो लोग जा रहे हैं अच्छे अध्यापकों की कमी, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, शिक्षक जो है समाज का आदर्श होता है। जब समाज में जो है अच्छे आदर्श यानी शिक्षकों की कमी होती है तो नैतिक मानक गिरने लगते हैं। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण जो होता है वो होता है अच्छे अध्यापकों की कमी। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जो है 3R का भाग नहीं है? बोलना, पढ़ना, लिखना, अंकगणित। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताएं। चलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर देंगे। चलिएगा, यहां पर दोस्तों देखेंगे जो 3R का मतलब होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो 3R का मतलब होता है, क्या होता है भाई? रीडिंग यानी आपका हो गया पढ़ना। ठीक है, उसके बाद एक R का मतलब हो गया राइटिंग। हालांकि आप देखेंगे राइटिंग की स्पेलिंग जो होती है W से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर R का मतलब क्या है? राइटिंग से लीजिएगा। तो 3R का मतलब ये हो गया, आप कह सकते हो रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या हो गया? पढ़ना। और फिर दूसरे R का मतलब क्या हो गया भाई? दूसरे R का मतलब हो गया राइटिंग यानी लिखना हो गया। ठीक है, और तीसरे R का मतलब यहाँ पर क्या हो गया साथियों? अर्थमेटिक। ठीक है, हालांकि आप देखोगे AR से जो है शुरू होता है अर्थमेटिक यानी अंकगणित, तो यहाँ पर आप R सिर्फ लोगे। ठीक है, तो 3R का मतलब क्या हो गया भाई? रीडिंग, उसके बाद राइटिंग, उसके बाद आपका अर्थमेटिक। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बोलना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अगला सवाल देखें, इनमें कौन जो है मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है? बताएं। सवाल नंबर 18 का उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। साथियों मूक बधिर का मतलब क्या होता है? कुछ लोग अब नहीं समझ पा रहे होंगे। मूक बधिर का मतलब होता है साथियों जो बोल सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए साथियों आप जानते हैं सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 देखें, जो विद्यार्थी मूक बधिर, नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएं। मूक बधिर का मतलब फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, उसे क्या बोलते हैं साथियों? मूक बधिर बोलते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी मूक बधिर, नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द जो है प्रयोग में लाया जाता है?
तो जो लोग जा रहे हैं दिव्यांग ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, भारत सरकार ने अब विकलांग या अक्षम शब्दों के स्थान पर जो है सम्मानजनक शब्द दिव्यांग का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। ठीक है, पहले किसका प्रयोग किया जाता था? पहले विकलांग शब्द का दोस्तों प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब आप देखेंगे दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? तेज सीखने वालों को पढ़ाना, मध्य गति से सीखने वाले को पढ़ाना, धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाना, सभी 1 2 3 यानी तीनों ऑप्शन में जो दिया है साथ में पढ़ाना। बताएं, यानी सबको साथ में पढ़ाना। 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त उत्तर करेंगे सवाल नंबर 20 का। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, सभी 1 2 3 एक साथ पढ़ाना। ऑप्शन 1 2 3 मतलब सभी को जो है एक साथ पढ़ाना, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे दोस्तों, इसे जो है समावेशी शिक्षा कहा जाता है। क्या भाई? इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, जहां शिक्षक जो है सभी स्तर के बच्चों को एक साथ लेकर चलता है। ठीक है, यानी आप इस तरीके से मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आप जो है पढ़ा रहे हैं किसी क्लास में, उसमें हर टाइप के बच्चे, यानी कोई किसी चीज़ को जो है बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कोई भाई पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हैं, कोई भाई मध्यम वर्ग के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उनको अलग अलग बैठाकर चीज़ों को सिखाओगे, जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समावेशी शिक्षा यही कहता है कि सबको जो है एक साथ में बैठाकर शिक्षा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग 4th ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, सभी को जो है साथियों एक साथ में लेकर चलना है। ठीक है, अगला सवाल देखें। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की जो है अवधि कितनी होती है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर सेकंड पर 2 वर्ष, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा भाई क्या हो गया? आप जानते हैं 11वीं और 12वीं। क्या भाई? 11वीं और 12वीं, ये क्या होता है भाई? 2 वर्ष का होता है। ठीक है, तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि होती है 2 वर्ष, ध्यान रखें। अगला सवाल, एक विद्यालय में निम्न में कौन वांछित नहीं है? 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर 3 पर दैहिक दंड यानी मारना पीटना, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखें आप लोग, आधुनिक शिक्षा में शारीरिक दंड यानी मारना पीटना पूरी तरह से प्रतिबंधित और अवांछनीय है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है? 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करें। चलिएगा, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या हो जाएगा? आर्थिक परेशानी, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप, बढ़ती आकांक्षाएं। तो जो लोग यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों, जब शिक्षक जो है कक्षा में सही मार्गदर्शक या नेता की भूमिका नहीं निभा पाता, तब छात्र जो है क्या करते हैं भाई? अनुशासनहीन हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो भी दोस्त जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, विद्यालयी विद्यार्थियों में जो है अधिगम यानी सीखने के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है? 24 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 24 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं सभी दोस्त। जो लोग जा रहे हैं निर्देशित क्रियाएं पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बच्चे साथियों, आप कह सकते हो बच्चे जो है खुद करके सबसे अच्छा जो है सीखते हैं, इसलिए निर्देशित क्रियाएं सबसे प्रभावी होती हैं। ठीक है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो विद्यालयी विद्यार्थियों में जो है अधिगम यानी सीखने के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी होता है? व्याख्यान, श्रुत लेख, निर्देशित क्रियाएं, या आपका दिया है चित्र। तो आप कह सकते हो यहाँ पर निर्देशित क्रियाएं, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो बच्चे जो है खुद करके सबसे अच्छा सीखते हैं, इसलिए जो है निर्देशित क्रियाएं सबसे प्रभावी होती हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? 25 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 25 का आंसर बताएं आप लोग।
जो लोग जा रहे हैं कक्षा व्याख्यान ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, कक्षा में दिया गया व्याख्यान यानी लेक्चर जो है मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा है, सहगामी क्रिया का नहीं। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा कैरिकुलर का हिस्सा जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। निम्न में से कौन जो है विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? तो जो कक्षा व्याख्यान है साथियों, ये आपका, आप कह सकते हो सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं होता है कक्षा व्याख्यान। ठीक है, और बाकी आपका जो है वाद विवाद हो गया, संगीत एवं गायन स्पर्धा हो गया, ड्रामा हो गया, ये सभी आपका साथियों क्या है, सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। सहगामी का इंग्लिश क्या होता है? एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आपका सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य क्या है? बताइए, 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। चलिएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, सवाल नंबर 26 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं, सभी प्यारे दोस्त बता सकते हैं। किसी लोकतांत्रिक कक्षा में जो है एक अध्यापक का कार्य क्या है? बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं, लेकिन आपको लग रहा हो बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल सा सवाल है। ऑप्शंस को आप रीड कर सकते हैं, आपके पास थोड़ा सा समय है इस क्वेश्चन के लिए। पढ़िएगा आप लोग और उसके बाद आंसर करिएगा। किसी लोकतांत्रिक कक्षा में जो है एक अध्यापक का कार्य क्या है? राइट आंसर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, बढ़ते हुए विकल्पों के बीच बच्चों को चयन करने के लिए अधिक योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र का जो है अर्थ होता है छात्र को स्वतंत्र बनाना। ठीक है, शिक्षक का काम छात्र को इस योग्य बनाना है कि वह सही विकल्प चुन सके। ठीक है, यानी शिक्षक का काम साथियों होता है कि छात्र को इस योग्य बना दे कि उसे आगे चलकर कोई समस्या नहीं हो, कोई विकल्प चुनने में जो है उसको कठिनाई ना हो। ठीक है, सही क्या है, गलत क्या है, हमारे लिए क्या सही है, ये सारी चीज़ें जो है वो आसानी से चुन सके। ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ये भी आपको लग रहा होगा देखने में। किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वह अध्यापक से पूछता है मैं क्या करूं? अध्यापक को जो है क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप जो है एक विद्यार्थी हैं और आप किसी अध्यापक से जो है कहते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आप मान लीजिए एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं और आपके जो है कुछ स्टूडेंट हैं, आप उन्हें जो है पढ़ाते हैं। ठीक है, और उसमें से जो है एक जो बालक है उसमें से आता है और कहता है कि हमारे पास सर ये समस्या है, इसके लिए मैं क्या करूं? तो बताइए, ऐसी स्थिति में आप अध्यापक हैं, तो आप टीचर हैं, आप क्या करेंगे? अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को प्रक्रिया का मार्ग बताएंगे। ऑप्शन सेकंड है विद्यार्थियों को बताना कि यदि वह उसके स्थान पर होता तो क्या करता। ऑप्शन थर्ड है विद्यार्थी से ऐसे प्रश्न पूछना जो उन्हें मेधावी निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएं। उसके बाद आपका दिया है ऑप्शन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा, विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 से आप लोग यहां पर बताइए। ठीक है, आप एक शिक्षक हैं और आपके सामने कोई बच्चा आता है और कहता है कि सर ये हमारे पास समस्या है, इसके लिए मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में जो है आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? आप यहां पर आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को जो है प्रक्रिया का मार्ग बताएं। ठीक है, ये आपका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आइए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि या किसी व्यक्ति के पहले और नेतृत्व को प्रोत्साहित। भाई देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, ये मैं अपनी तरफ से सवाल कुछ नहीं करवा रहा हूं। अगर आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत
पता नहीं किस स्तर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो भाई ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको देखना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा अच्छे तरीके से, देखिएगा। और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बस आप अच्छे तरीके से अगर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, घबराएंगे नहीं अगर देखने के बाद क्वेश्चन को, तो आप कर ले जाएंगे। बिल्कुल सिंपल से सवाल होते हैं। योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि यह किसी व्यक्ति के पहले और नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है, यह व्यक्तिगत मतभेदों की समस्या समाप्त कर देता है, यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है, इसे स्वीकारने अथवा नकारने के पहले और अधिक जांच करना है। बताएं। सवाल नंबर 28 को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए, आपके पास समय है। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों, समूह योजना, क्या भाई, समूह योजना या आप कह सकते हो ग्रुप वर्क से बच्चे जो है एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करते हैं। ठीक है, तो योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय क्या है? यह जो है बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जब बच्चे जो है आपस में बैठकर ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है? इसे ही साथियों बोलते हैं समूह योजना। ठीक है, योजना समूह आपके सामने आया होगा तो आप थोड़ा सा समझ नहीं पाए होंगे। जब ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप वर्क आपके सामने आया होगा तब आप जान गए होंगे। ठीक है, क्या होता है योजना समूह। क्वेश्चन नंबर 29, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक समुदाय की संतुष्टि, अधिक से अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि, कक्षा दुर्व्यवहार में कमी, शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर 4 पर, शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति, ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी स्कूल के निरीक्षण का मुख्य पैमाना यह है कि वहां के छात्रों ने कितनी प्रगति की है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। और ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। इसका आंसर आप लोग बताएं। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना, जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक योग्यता प्रदान करना, प्रभावी शिक्षा प्रदान करना, कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आप कर सकते हैं यहां पर भाई। सवाल नंबर 30 का आंसर बता सकते हैं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक योग्यता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में हमने पूरे 30 सवालों को डिस्कस किया है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी पिछले वर्ष के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पिछले वर्षों में नहीं पूछा गया हो। तो आपको इनको अच्छे तरीके से करना है, ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर ले जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिएगा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया स्कोर होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में, यही इसका मूल होता है। ठीक, तो भाई चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और सुबह जो 11:30 बजे वाली क्लास हुई थी उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत मेहनत के साथ चीज़ों को साथियों आप तक पहुंचाया जाता है। इस क्लास के पीछे बहुत मेहनत की जाती है। इन सारे क्वेश्चन को टाइप किया जाता है, कंसाइज किया जाता है कि जो प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इतना ही काफ़ी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।